सेप्टिसीमिया क्या है? सेप्टिसीमिया को सेप्सिस के रूप में भी जाना जाता है और अक्सर इसे गलत तरीके से ब्लड पॉइजनिंग कहा जाता है। सेप्सिस एक जीवनघातक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया उसके अपने ऊतकों, टिश्यू और अंगों ऑर्गन को घायल कर देती है। दुनिया भर में सेप्सिस विकसित करने वाले 1/3 लोग मर जाते हैं। बहुत से जो जीवित रहते हैं वे जीवन परिवर्तनकारी प्रभावों के साथ छोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), क्रोनिक पेन और फटीग, ऑर्गन डिसफंक्शन, अंग ठीक से काम नहीं करते हैं, और या एम्पुटेशन। सेप्सिस किसी भी प्रकार के संक्रमण के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल या यहाँ तक कि परजीवी पैरासिटिक। कई संक्रमणों को केवल अच्छी और लगातार स्वच्छता से रोका जा सकता है। टीकाकरण के उपयोग से दूसरों को रोका जा सकता है। वैचारिक रूप से सेप्टिसीमिया पॉजिटिव ब्लड कल्चर के साथ सेप्सिस को संदर्भित करता है, हालांकि यह एक पुरातन शब्द है जिसे आज आम तौर पर टाला जाता है। ब्लड कल्चर आमतौर पर पॉजिटिव नहीं होती हैं, आंशिक रूप से क्योंकि सेप्सिस को प्रेरित करने के लिए बैक्टीरिया को ब्लड स्ट्रीम में प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं होती है, और आंशिक रूप से क्योंकि कुछ रोगियों का परीक्षण के समय और निदान से पहले एंटीबायोटिक दवाओं के साथ अनुभवजन्य उपचार किया जा रहा है। इस प्रकार सेप्टिसीमिया शब्द को छोड़ दिया गया है। शब्द सेप्टिक शॉक वर्तमान रहता है और इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सेप्सिस हाइपोटेंशन के कारण के रूप में मात्रा में कमी की संभावना को बाहर करने के लिए एडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम पुनर्जीवन के बावजूद लगातार हाइपोटेंशन द्वारा प्रकट कार्डियोवास्क्यूलर डिस्फंक्शन से जुड़ा होता है। हाइपोटेंशन को परिचालन रूप से 65 mmHg के औसत वैसोप्रेसर और 2 मोल पर लीटर के प्लाज्मा लैक्टेट स्तर को बनाए रखने के लिए वैसोप्रेसर थेरेपी की आवश्यकता के रूप में डिफाइन किया गया है। सीरम लैक्टेट का बढ़ा हुआ स्तर टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन और सेप्टिक शॉक की पहचान है और शीघ्र निदान में सहायक है। असामान्य रूप से उच्च लैक्टेट स्तर के लिए सामान्य कट ऑफ वैल्यू 2 मोल प्रति लीटर है, लेकिन कासली एट अल सेप्सिस क्लिनिकल ट्रायल्स में शामिल करने के लिए प्रति लीटर 4 मोल के लैक्टेट लेवल के उपयोग की सिफारिश की है। सेप्सिस सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी स्थिति है और अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए तो यह घातक हो सकता है। सेप्सिस तब होता है जब आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रति अत्यधिक इम्यून रिस्पॉन्स होती है। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ब्लड में छोड़े गए रसायन व्यापक सूजन को ट्रिगर करते हैं। इससे ब्लड क्लॉट और लीकी ब्लड वेसल होता है। वे खराब ब्लड फ्लो का कारण बनते हैं जो आपके बॉडी ऑर्गन को पोषक तत्वों और ऑक्सीजन से वंचित करता है। गंभीर मामलों में एक या अधिक ऑर्गन फेल हो जाते हैं। सबसे खराब मामलों में B.P कम हो जाता है और हार्ट कमजोर हो जाता है, जिससे सेप्टिक शॉक होता है। यदि आपको संदेह है कि आपको या किसी और को सेप्सिस है, तो एम्बुलेंस के लिए अपने लोकल इमरजेंसी सेवा नंबर पर कॉल करें। जब बैक्टीरिया किसी व्यक्ति के शरीर में जाते हैं तो वे इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। यदि उस इन्फेक्शन को रोका नहीं जाता है तो यह सेप्सिस का कारण बन सकता है। सेप्सिस तब होता है जब कोई इन्फेक्शन आपको पहले से ही आपकी स्किन, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट या कहीं और होता है, जिससे आपके पूरे शरीर में भारी इम्यून प्रतिक्रिया होती है। आमतौर पर आपकी इम्यून सिस्टम एक इन्फेक्शन को एक स्थान तक सीमित रखती है। इसे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के रूप में जाना जाता है। आपका शरीर WBCs का उत्पादन करता है जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले जर्म्स को नष्ट करने के लिए इन्फेक्शन साइट तक जाते हैं। बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं की एक सीरीज होती है, जैसे टिश्यू स्वेलिंग, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है और इसे फैलने से रोकती है।
इस प्रोसेस को स्वेलिंग के रूप में जाना जाता है। यदि आपकी इम्यून सिस्टम वीक है या इन्फेक्शन विशेष रूप से गंभीर है, तो यह रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में तेजी से फैल सकता है। यह इम्यून सिस्टम को ओवरड्राइव में जाने का कारण बनता है और सूजन पूरे शरीर को प्रभावित करती है। यह प्रारंभिक संक्रमण की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है, क्योंकि व्यापक सूजन ऊतक को नुकसान पहुंचाती है और रक्त प्रवाह में हस्तक्षेप करती है। रक्त प्रवाह में रुकावट से रक्तचाप में खतरनाक गिरावट आती है, जो ऑक्सीजन को आपके अंगों और ऊतकों तक पहुंचने से रोकती है। बिना समय उपचार के सेप्सिस तेजी से टिश्यू डैमेज, ऑर्गन फेलियर और मृत्यु का कारण बन सकता है। गंभीर मामलों में एक या अधिक ऑर्गन फेल हो जाते हैं। सबसे खराब मामलों में रक्तचाप कम हो जाता है, हृदय कमजोर हो जाता है और रोगी सेप्टिक शॉक की ओर बढ़ जाता है। एक बार ऐसा होने पर कई ऑर्गन, लंग्स, किडनी, लिवर जल्दी से फेल हो सकते हैं और रोगी मर सकता है। अस्पतालों में सेप्सिस एक बड़ी चुनौती है, जहां यह मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। यह भी एक मुख्य कारण है कि लोगों को अस्पताल में फिर से भर्ती कराया जाता है। सेप्सिस अप्रत्याशित रूप से होता है और तेजी से बढ़ सकता है। किसी को भी सेप्सिस हो सकता है, लेकिन जोखिम अधिक है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग, शिशु और बच्चे 1 वर्ष से कम आयु, बुजुर्ग 65 वर्ष या उससे अधिक, मधुमेह, एड्स, कैंसर, ल्यूकेमिया, लंग्स की बीमारी और गुर्दे या लिवर रोग जैसी पुरानी बीमारियों वाले लोग, गंभीर रूप से जलने या फिजिकल ट्रॉमा से पीड़ित लोग। जो लोग चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे हैं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, जैसे कीमोथेरेपी या लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड। गर्भवती महिलाएं, जिन लोगों की अभी-अभी सर्जरी हुई है या किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप घाव या चोटें लगी हैं। जो लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन पर हैं, जहां आपको सांस लेने में मदद करने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है। जिन लोगों की त्वचा पर ड्रिप या कैथेटर लगे होते हैं। जो लोग आनुवंशिक रूप से संक्रमण से ग्रस्त हैं। किसी अन्य गंभीर बीमारी के कारण पहले से ही अस्पताल में मौजूद लोगों के लिए सेप्सिस एक विशेष जोखिम है। सभी रिकमेंडेड वैक्सीन लगवाकर सेप्सिस के खतरे को कम किया जा सकता है। हॉस्पिटल में सावधानीपूर्वक हाथ धोने से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने में मदद मिल सकती है, जो सेप्सिस का कारण बनता है। यूरिनरी कैथेटर और 4 लाइन्स को तुरंत हटाने से, जब उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो सेप्सिस का कारण बनने वाले इन्फेक्शन को रोकने में भी मदद मिल सकती है। सेप्सिस के सामान्य लक्षण फीवर, ठंड लगना, तेजी से सांस लेना और हार्ट बीट, दाने, कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन हैं। डॉक्टर यह देखने के लिए कि क्या WBCs की संख्या असामान्य है, ब्लड टेस्ट का उपयोग करके सेप्सिस का निदान करें। वे लैब टेस्ट भी करते हैं जो इन्फेक्शन के संकेतों की जांच करते हैं। सेप्सिस से पीड़ित लोगों का इलाज आमतौर पर हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में किया जाता है। डॉक्टर इन्फेक्शन का इलाज करने, महत्वपूर्ण अंगों को बनाए रखने और रक्तचाप में गिरावट को रोकने की कोशिश करते हैं। कई रोगियों को ऑक्सीजन और इंट्रावीनस फ्लूइड देते हैं। अन्य प्रकार के उपचार, जैसे श्वासयंत्र, रेस्पिरेटर या किडनी डायलिसिस आवश्यक हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड सांस लेने में मदद करने के लिए ऑक्सीजन, एक नस वेन के माध्यम से दिए गए तरल पदार्थ, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवाएं, किडनी फेल होने पर डायलिसिस, फेफड़ों की विफलता फेलियर होने पर एक श्वास ब्रीदिंग मशीन, यांत्रिक वेंटिलेशन। कभी-कभी किसी संक्रमण को दूर करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आउटलुक प्रोग्नोसिस, सेप्सिस अक्सर जीवन के लिए खतरा होता है,
खासकर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली या दीर्घकालिक पुरानी बीमारी वाले लोगों में। मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों में रक्त के प्रवाह में गिरावट के कारण होने वाली क्षति में सुधार होने में समय लग सकता है। इन अंगों के साथ दीर्घकालिक समस्याएं हो सकती हैं। कितने लोगों को सेप्सिस होता है? गंभीर सेप्सिस हर साल 10 लाख से अधिक अमेरिकन को प्रभावित करता है और उनमें से 15 से 30% लोगों की मौत हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट में प्रति वर्ष सेप्सिस के मामलों की संख्या बढ़ रही है। यह कई कारकों के कारण होने की संभावना है। सेप्सिस के बारे में जागरूकता और ट्रैकिंग बढ़ी है। पुरानी बीमारियों वाले लोग लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट में औसत आयु बढ़ रही है। बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों वाले लोगों में सेप्सिस अधिक आम और अधिक खतरनाक है। कुछ इन्फेक्शन अब एंटीबायोटिक ड्रग से ठीक नहीं हो सकते। ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन सेप्सिस का कारण बन सकते हैं। चिकित्सा प्रगति ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑपरेशन को बाहरी वेबसाइट से अधिक सामान्य लिंक बना दिया है। लोगों को सेप्सिस का खतरा अधिक होता है यदि उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या वे किसी अन्य प्रक्रिया से गुजरे हों जिसके लिए इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए दवाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। क्या सेप्सिस के कोई दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म प्रभाव हैं? बहुत से लोग जो गंभीर सेप्सिस से बच जाते हैं वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उनका जीवन सामान्य हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों, विशेष रूप से पहले से मौजूद पुरानी बीमारियों वाले लोगों को स्थायी अंग क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति में जिसकी किडनी पहले से ही खराब है, सेप्सिस से किडनी फेल हो सकती है जिसके लिए आजीवन डायलिसिस की आवश्यकता होती है। कुछ सबूत भी हैं कि गंभीर सेप्सिस किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को बाधित करता है, जिससे उसे भविष्य में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों ने सेप्सिस का अनुभव किया है, उनमें विभिन्न चिकित्सा स्थितियों और मृत्यु का खतरा अधिक होता है, यहाँ तक कि प्रकरण एपिसोड के कई वर्षों बाद भी। सेप्सिस से बचे लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती रहने वाले रोगियों के एक बड़े हिस्से में क्रोनिक क्रिटिकल इलनेस हो रही है। आईसीयू में 50% पेशेंट सेप्सिस के 3 मंथ के भीतर मर जाते हैं और 60% को साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होती है। केवल कुछ ही पेशेंट फंक्शनल लाइफस्टाइल की ओर लौटते हैं। सेप्सिस से बचे कुछ पेशेंट को घर पर छुट्टी दे दी जाती है। अधिकांश पेशेंट को लॉन्ग टर्म नर्सिंग या रिहैबिलिटेटिव फैसिलिटीज के लिए छुट्टी दे दी जाती है। आईसीयू में एज और लेंथ ऑफ टाइम दोनों को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और फंक्शनल रिकवरी के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में दिखाया गया है। 55 वर्ष की एज के पेशेंट और जो 14 डेज तक आईसीयू में रहे, उनमें डिस्चार्ज के बाद मृत्यु दर सबसे अधिक है। सेप्सिस के बाद फंक्शनल और कॉग्निटिव रिकवरी पर लॉन्ग टर्म परिणामों के बारे में भी कम जानकारी है। गहन देखभाल विशेषज्ञों ने गंभीर बीमारी से बचे लोगों में एक सिंड्रोम को पहचाना है जिसमें सेप्सिस भी शामिल है, जिसे पोस्ट आईसीयू सिंड्रोम कहा जाता है, जो अनिद्रा, बुरे सपने, थकान, अवसाद, संज्ञानात्मक कार्य की हानि और आत्मसम्मान की हानि की विशेषता है। सेप्सिस से बचे लगभग हाफ इंडिविजुअल इनमें से एटलीस्ट 3 सिम्टम की रिपोर्ट करते हैं। ये व्यक्ति हॉस्पिटल से छुट्टी के 2 साल बाद तक वर्बल लर्निंग और मेमोरी में कॉग्निटिव डेफिसिट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कॉग्निटिव डेफिसिट हेल्थी कंट्रोल की तुलना में लेफ्ट हिप्पोकैम्पस वॉल्यूम में उल्लेखनीय कमी से जुड़े थे। सेप्सिस के पेशेंट में अधिक लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक्टिविटी भी थी जो जनरलाइज्ड ब्रेन डिस्फंक्शन का संकेत देती है, न कि फोकल डैमेज का। सेप्सिस को कई पेशेंट में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) उत्पन्न करने के लिए भी जाना जाता है।
सेप्सिस से बचे इंडिविजुअल में पीटीएसडी की बढ़ती घटना इंटेंसिव केयर के दौरान प्रीसेप्सिस डिप्रेशन और डिलीरियम से भी जुड़ी है। कई स्टडीज ने हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद कार्यक्षमता की जांच करने के लिए सर्वेक्षणों का उपयोग किया है। आम सहमति यह रही है कि जो पेशेंट सेप्सिस से बच जाते हैं उनमें जनरल पॉपुलेशन की तुलना में मॉडरेट से सीवियर संज्ञानात्मक हानि का प्रसार 10% अधिक होता है। समान रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मरीज सेप्सिस से बच गए उनमें उनके एज मैच्ड काउंटरपार्ट की तुलना में न्यू इम्पेयरमेंट की आवृत्ति बहुत अधिक थी। इन फंक्शनल और फिजिकल डिक्लाइन के अंडरलाइन कॉज अननोन हैं। प्राइमरी कॉज में निष्क्रियता और स्थिरीकरण दोनों के साथ साथ आमतौर पर सेप्सिस में उपयोग किए जाने वाले सूजन, कोर्टिकोस्टेरॉइड और न्यूरोमस्क्यूलर ब्लॉकर के कारण आईसीयू एक्वायर्ड वीकनेस शामिल हो सकती है। ओल्सन एट अल के अनुसार 81% पेशेंट में जो सेप्सिस से बच गए, एक वर्ष में मसल की हानि फिजिकल फंक्शन में कमी का मुख्य कारण थी। इसके अलावा डायरेक्ट न्यूरोनल डैमेज और डिलीरियम भी फिजिकल फंक्शन को कम कर सकते हैं। सेप्टिसीमिया कॉजेस। बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस सहित कई प्रकार के माइक्रोब्स सेप्सिस का कारण बन सकते हैं। हालांकि बैक्टीरिया सबसे आम कारण हैं। कई मामलों में डॉक्टर इन्फेक्शन के सोर्स की पहचान नहीं कर सकते। सेप्सिस सिम्टम स्वयं जर्म्स के कारण नहीं होते हैं। इसके बजाय शरीर द्वारा छोड़े गए केमिकल रिस्पॉन्स का कारण बनते हैं। सेप्सिस के गंभीर मामले अक्सर बॉडी वाइड इन्फेक्शन के परिणामस्वरूप होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से फैलता है। वेन में ट्यूब डालने जैसी इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर्स रक्त प्रवाह में बैक्टीरिया ला सकती हैं, लेकिन सेप्सिस बॉडी के एक हिस्से जैसे लंग, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्किन या एब्डोमेन, अपेंडिक्स सहित तक कन्फाइंड इन्फेक्शन से भी आ सकता है। शरीर में कहीं भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रतिक्रिया को बंद कर सकता है जो सेप्सिस की ओर जाता है। सामान्य स्थान जहां संक्रमण शुरू हो सकता है उनमें शामिल हैं रक्त प्रवाह, हड्डियां बच्चों में आम, आंत्र आमतौर पर पेरिटोनाइटिस के साथ देखा जाता है, गुर्दे, ऊपरी मूत्र पथ का संक्रमण, पायलोनेफ्राइटिस या यूरोसेप्सिस, मस्तिष्क की अस्तर, मेनिंजाइटिस, जिगर या पित्ताशय की थैली, फेफड़े, बैक्टीरियल निमोनिया, त्वचा, सेल्यूलाइटिस। अस्पताल में लोगों के लिए संक्रमण के सामान्य स्थानों में अंतःशिरा रेखाएं, सर्जिकल घाव, सर्जिकल नालियां और त्वचा के टूटने के स्थान शामिल हैं, जिन्हें बेडसोर या दबाव अल्सर के रूप में जाना जाता है। सेप्सिस आमतौर पर शिशुओं या वृद्ध वयस्कों को प्रभावित करता है। सेप्सिस कई अन्य बीमारियों और स्थितियों से संबंधित है, जिनमें से कई सेप्सिस विकसित होने के जोखिम कारक हैं, जिनमें शामिल हैं एनिमल बाइट्स, अपेंडिसाइटिस, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑटोइम्यून डिजीजेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ब्लड पॉइजनिंग, बर्न्स, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, कैंसर, सेल्यूलाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कॉप्ट, डेंटल हेल्थ, डायबिटीज, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन DIC, ओबोला, फंगल इन्फेक्शंस, गॉलस्टोन्स, ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोक्कस, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोक्कस, हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, HIV एड्स, impaired immune system, influenza, invasive devices, intestinal E. coli infections, for drug use, joint replacements, kidney stones, kidney transplants, liver disease, malaria, meningitis, methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA, necrotizing fasciitis, paralysis, parasitic infections, Parkinson's disease,
परफोरेटेड बावल, निमोनिया, प्रेगनेंसी एंड चाइल्डबर्थ, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, स्ट्रेप थ्रोट, सर्जरी, टैटूज एंड बॉडी पियर्सिंग्स, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यूटीआईज, वायरल इन्फेक्शंस, सेप्सिस रोकथाम। सेप्सिस किसी भी प्रकार के संक्रमण के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल या यहां तक कि परजीवी। कई संक्रमणों को केवल अच्छी और लगातार स्वच्छता से रोका जा सकता है। वैक्सीनेशन के उपयोग से दूसरों को रोका जा सकता है। वैक्सीनेशंस इन्फ्लुएंजा, फ्लू, चिकन पॉक्स और एचआईवी जैसे वायरल इन्फेक्शन वायरस के कारण होते हैं। वायरस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें लिविंग होस्ट के अंदर रहना चाहिए, जैसे कि मनुष्य। हालांकि प्रत्येक वायरस अलग होता है, वायरस आमतौर पर होस्ट के बाहर लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। आमतौर पर जब आपको कोई वायरल इलनेस होती है तो आपका शरीर एंटीबॉडी का उत्पादन करता है जो आपको दोबारा बीमारी होने से बचाता है। वे आपको इम्यून बनाते हैं। चिकन पॉक्स, वैरिसेला, टेटेनस और पोलियो जैसे कई वायरस के लिए टीके विकसित किए गए हैं। ये टीके, जिन्हें कभी कभी टीकाकरण भी कहा जाता है, आपके शरीर को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यह वायरस से संक्रमित हो गया है, जो तब आपको वास्तव में बीमारी होने से प्रतिरक्षित कर देता है। केयरिंग फॉर वुंड्स, त्वचा में प्रत्येक कट, खरोंच या टूटना बैक्टीरिया को आपके शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है, जो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। इस कारण से यह आवश्यक है कि सभी घावों को जितनी जल्दी हो सके साफ किया जाए और साफ रखा जाए। इन्फेक्शन के लक्षणों के लिए भी उनकी निगरानी की जानी चाहिए। खुले घावों की सफाई, खुले घाव को छूने से पहले हमेशा अपने हाथ धोएं। यदि संभव हो तो साफ डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनें। यदि घाव गहरा है, गेपिंग है या जैगेड एजेस हैं और आसानी से बंद नहीं किया जा सकता है, तो इसे टांके की आवश्यकता हो सकती है। जितनी जल्दी हो सके अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलें। यदि घाव को टांके की आवश्यकता नहीं लगती है, तो इसे और आसपास के क्षेत्र को साफ, साबुन नहीं, पानी से धो लें। घाव पर धीरे से बहता पानी अंदर मौजूद किसी भी गंदगी या मलबे को हटाने में मदद कर सकता है। यदि आप मानते हैं कि घाव में अभी भी मलबा है, तो इसकी जांच हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा की जानी चाहिए। यदि डिजायर्ड है, तो एंटीबायोटिक क्रीम या मलहम लागू करें। यदि आवश्यक हो तो डर्ट से बचाने के लिए वाउंड को कवर करें। इन्फेक्शन के लक्षणों पर नजर रखें। घाव के चारों ओर रेडनेस, घाव के चारों ओर की त्वचा छूने पर गर्म, दर्द में वृद्धि और या डिस्चार्ज फ्रॉम वाउंड। यदि आपको संदेह है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो अपने फिजिशियन या नर्स प्रैक्टिशनर से कंसल्ट लें। ब्लिस्टर, यदि आपको ब्लिस्टर है तो उसे फोड़े या तोड़े नहीं। ब्लिस्टर प्रोटेक्टिव बैरियर है और इसे तोड़ने से आपकी त्वचा में एक छेद हो जाता है। यदि ब्लिस्टर टूट जाता है तो क्षेत्र को साफ रखें और इन्फेक्शन के लक्षणों की निगरानी करें। ट्रीटिंग इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया बॉडी के कई हिस्सों में इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं, जैसे आर्म, किडनी या ब्लैडर, यहां तक कि आपके लंग्स, निमोनिया, परकाट या बग बाइट। यदि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का निदान किया गया है, तो संभवतः आपको इसके लिए एंटीबायोटिक निर्धारित की जाएंगी। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं या उन्हें रिप्रोड्यूस करने से रोकती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स कई प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं, जबकि अन्य केवल स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए होते हैं। आंशिक रूप से इन दवाओं के ओवरयूज और मिसयूज के कारण कुछ बैक्टीरिया कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। इससे इन्फेक्शन का इलाज करना कठिन हो रहा है।
इस कारण से यह आवश्यक है कि लोग एंटीबायोटिक केवल तभी लें जब आवश्यक हो और बिल्कुल निर्धारित हो। जब आपको एंटीबायोटिक्स निर्धारित किया जाता है तो क्या करें? भोजन के साथ या भोजन के बिना, भोजन से पहले या बाद में दवा कैसे ली जानी चाहिए, इसके बारे में निर्देशों का पालन करें। इसे समय पर लें, उदाहरण दिन में एक बार हर 6 घंटे में। पूरा कोर्स 7 दिन, 10 दिन आदि पूरा करें, भले ही आप जल्दी बेहतर महसूस करें। बैक्टीरिया पूरी तरह से समाप्त होने से पहले लक्षण गायब हो जाएंगे। एंटीबायोटिक दवाओं को अपनी ताकत बनाए रखने के निर्देशानुसार संग्रहित करें। एंटीबायोटिक दवाओं के साथ क्या नहीं करना है? अपने चिकित्सक या नर्स प्रैक्टिशनर से बैक्टीरिया के कारण न होने वाले संक्रमण के नुस्खे पूछे। एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करते हैं, जैसे कोल्ड या फ्लू या अन्य बीमारियां जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होती हैं। किसी और की एंटीबायोटिक न लें, भले ही आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। यह सही प्रकार या खुराक नहीं हो सकता है या यह समाप्त हो सकता है। एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक लेना खतरनाक हो सकता है। वायरल संक्रमण। अधिकांश वायरल संक्रमण उपचार बिना अपना कोर्स चलाते हैं, लेकिन कुछ वायरल संक्रमणों का इलाज एंटीवायरल दवाओं से किया जा सकता है। यदि आप बीमार हैं और बेहतर नहीं हो रहे हैं, बदतर हो रहे हैं या नए लक्षण विकसित कर रहे हैं, सांस लेने में कठिनाई हो रही है या चिंतित हैं, तो कृपया अपने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। कभी-कभी वायरस के कारण होने वाले लक्षणों के लिए दवाएं निर्धारित की जा सकती हैं। फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। फंजाई या पैरासिटिक के कारण होने वाले इन्फेक्शन का इलाज स्पेसिफिक मेडिसिन से किया जाना चाहिए जो कारण को खत्म कर देंगे। हैंड वॉशिंग। अपने हाथ धोना हम सभी हर दिन में कई बार करते हैं। हालांकि हाथ धोने को बेटर बनाने के लिए इसे ठीक से और पॉसिबली कई लोगों की तुलना में अधिक बार करने की आवश्यकता होती है। आम तौर पर अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के लिए आपको बस बहते पानी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अपने हाथों से मलबे को धोने में मदद करने के लिए अपने हाथों को अच्छी तरह से झाँक दें, प्रत्येक उंगली के बीच और अपने नाखूनों के नीचे रगड़ना सुनिश्चित करें और अपने हाथों को अच्छी तरह से एक साफ तौलिए से सुखाएं। यदि आप हैंड सैनिटाइजर, वाटरलेस क्लेंजर का यूज कर रहे हैं, तो अपनी उंगलियों के बीच और अपने हाथों के ऊपरी हिस्से और अंगूठे को याद रखते हुए अपने हाथों को एक साथ रबिंग की समान गति का उपयोग करें। टचिंग ऑब्जेक्ट से पहले आपके हाथ सूखे होने चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि वाटरलेस क्लेंजर या सोप और पानी का उपयोग करना है या नहीं, तो आम धारणा यह है कि सोप और पानी हाथों के लिए सबसे अच्छे हैं, हाथ स्पष्ट रूप से गंदे हैं या शौचालय जैसी गतिविधियों के बाद हैं। हैंड सैनिटाइजर तब अच्छे होते हैं जब हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हों, लेकिन आप जानते हैं कि उन्हें साफ करने की आवश्यकता होती है। बच्चों को हाथ धोना सिखाना। बच्चों के पास कई चीजें हैं जो वे करना चाहते हैं और अपने हाथ धोना कुछ ऐसा नहीं हो सकता है जिसे वे महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि उन्हें यह सीखने की जरूरत है कि अपने हाथों को ठीक से कैसे धोना है और उन्हें कब धोना चाहिए। जाहिर है, बच्चों को गंदे होने पर अपने हाथ धोने चाहिए, लेकिन यहाँ अन्य समय की एक लिस्ट दी गई है जब उनके हैंड वॉश जरूरी है। बिफोर ईटिंग या हैंडलिंग फूड। बाथरूम यूज करने के बाद, ब्लोइंग नोज या कफिंग के बाद, पेट एनिमल या अदर एनिमल को छूने के बाद, हाउस से बाहर रहने के बाद, जैसे प्ले आउटसाइड, स्कूल या शॉपिंग करना। किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करने वाले या उसके साथ रहने वाले लोगों के लिए जिसकी प्रतिरक्षा कमजोर है। किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर होती है, जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम होती है, जिससे उनके लिए संक्रमण विकसित करना आसान हो जाता है
और उनसे लड़ना कठिन हो जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करते समय या उसके संपर्क में आते समय जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम है, संक्रमण के जोखिम को यथासंभव कम करना महत्वपूर्ण है ताकि आपके हाथ धोने की दिनचर्या सख्त हो। हालांकि चरणों के माध्यम से जाने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, वे किसी ऐसे व्यक्ति को संक्रमण स्थानांतरित करने की संभावना को सीमित करने में महत्वपूर्ण हैं जिनके पास इससे लड़ने में कठिन समय हो सकता है। छल्ले और घड़ियों को हटा दें ताकि आप उन क्षेत्रों को साफ कर सकें जहां वे आपकी त्वचा के खिलाफ आराम करते हैं। गर्म बहते पानी से अपने हाथों को गीला करें। साबुन अधिमानतः तरल का उपयोग करके झाग बनाने के लिए अपने हाथों को एक साथ रगड़ें। सुनिश्चित करें कि आपकी उंगलियां विपरीत हाथ की उंगलियों जालों के बीच के क्षेत्रों में रगड़ें। प्रत्येक हाथ से अपने दूसरे हाथ के शीर्ष को धोएं, न कि केवल अंदर। हथेलियों को डोट अंगूठे को मत भूलना, जो अक्सर उपेक्षित होते हैं। अपने नाखूनों के नीचे साफ करें और पानी को भी उनके नीचे चलने दें। धोते समय अपनी कलाई तक जाएं। हाथ धोने में कम से कम 10 से 15 सेकंड का समय लगना चाहिए। यह इस बारे में है कि हैप्पी बर्थडे को 2 बार जल्दी या 1 बार धीरे धीरे गाने में कितना समय लगता है। अपने हाथों को अच्छी तरह से रब करें और फिर एक साफ टॉवेल से अपनी त्वचा को जोर से रबिंग के बजाय धीरे से थपथपाएं। अपने हाथों को दोबारा दूषित होने से बचाने के लिए नल बंद करने के लिए इस टॉवेल का उपयोग करें। सभी इन्फेक्शन को रोका नहीं जा सकता और परिणामस्वरूप सेप्सिस के सभी मामलों को रोका नहीं जा सकता। हालांकि इन बुनियादी नियमों का पालन करके आप बीमार होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। सेप्टिसीमिया के संकेत और सिम्टम। सेप्सिस के सामान्य लक्षण बुखार, ठंड लगना, तेजी से सांस लेना और हृदय गति, दाने, भ्रम और भटकाव हैं। इनमें से कई लक्षण अन्य स्थितियों में भी आम हैं, जिससे सेप्सिस का निदान करना मुश्किल हो जाता है, खासकर इसके शुरुआती चरणों में। सेप्सिस के लक्षण जो आप अनुभव कर सकते हैं, उनमें निम्न में से किसी का संयोजन शामिल हो सकता है। भ्रम या भटका, सांस फूलना, अत्यधिक दर्द या बेचैनी, चिपचिपी या पसीने से तर त्वचा, बुखार, ठंड लगना, तेजी से सांस लेना और हृदय गति, थकान, सिरदर्द। यदि सेप्सिस खराब हो जाता है तो लक्षणों में शामिल हो सकते हैं भ्रम, मतली और उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, धब्बेदार त्वचा, रक्तचाप में अचानक गिरावट। सेप्सिस के संकेत जो आपके डॉक्टर या नर्स निम्नलिखित में से किसी एक को शामिल कर सकती है। उच्च हृदय गति, बुखार, कंपकंपी या बहुत ठंड लगना। यदि आपको सेप्सिस का संदेह है या कोई संक्रमण है जो बेहतर नहीं हो रहा है या बदतर हो रहा है, तो तुरंत चिकित्सा देखभाल प्राप्त करें। सेप्टिसीमिया निदान। डॉक्टरों ऊपर बताए गए लक्षणों की जांच करके शुरू करेंगे। सेप्सिस के कई लक्षण और लक्षण, जैसे बुखार और सांस लेने में कठिनाई, अन्य स्थितियों की तरह ही होते हैं, जिससे सेप्सिस का प्रारंभिक चरण में निदान करना मुश्किल हो जाता है। वे श्वेत रक्त कोशिकाओं की असामान्य संख्या या बैक्टीरिया या अन्य संक्रामक एजेंटों की उपस्थिति के लिए व्यक्ति के रक्त का परीक्षण भी कर सकते हैं। डॉक्टरों किसी संक्रमण का पता लगाने के लिए छाती के एक्सरे या सीटी स्कैन का भी उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर कई शारीरिक निष्कर्षों का उपयोग करके सेप्सिस का निदान करते हैं, जैसे फीवर, लो ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, डिफिकल्टी ब्रीदिंग। डॉक्टर लैब टेस्ट भी करते हैं जो इन्फेक्शन या ऑर्गन डैमेज के संकेतों की जांच करते हैं। लैक्टेट मेजर, सस्पेक्टेड या डायग्नोज इन्फेक्शन और हाई लैक्टेट वाले पेशेंट में प्रतिकूल परिणामों का खतरा बढ़ जाता है।
सस्पेक्टेड इन्फेक्शन और सेप्सिस, लेकिन नॉर्मल या माइल्डली एबनॉर्मल महत्वपूर्ण लक्षणों वाले रोगियों में वीनस या आर्टेरियल ब्लड लैक्टेट लेवल जल्दी प्राप्त करें। इसके अलावा गुप्त मामलों का पता लगाने के लिए शॉक की उपस्थिति के बारे में अनिश्चित होने पर लैक्टेट लेवल प्राप्त करें। एलिवेटेड ब्लड लैक्टेट प्रत्यक्ष सेप्टिक शॉक के विकास और खराब परिणाम के उच्च जोखिम से जुड़ा है। 2 मोल एल से अधिक लैक्टेट एबनॉर्मल है और 4 मोल एल से ऊपर के लेवल का मतलब अक्सर गुप्त हाइपोपरफ्यूजन होता है और पुनर्जीवन को ट्रिगर करना चाहिए। सिरहोसिस या रिनल फेलियर के इतिहास वाले मरीजों में बेसलाइन रक्त लैक्टेट थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन एलिवेटेड लैक्टेट अभी भी इन आबादी में एक महत्वपूर्ण माप है। सेप्टिसीमिया ट्रीटमेंट। डॉक्टर आमतौर पर अस्पताल की आईसीयू में सेप्सिस से पीड़ित लोगों का इलाज करें। डॉक्टर इन्फेक्शन को रोकने, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन करने और बीपी में गिरावट को रोकने का प्रयास करें। इसमें लगभग हमेशा एंटीबायोटिक दवाओं और तरल पदार्थों का उपयोग शामिल होता है। अधिक गंभीर रूप से प्रभावित रोगियों को इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ब्रीदिंग ट्यूब, किडनी डायलाइसिस या सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। वर्षों के शोध के बावजूद साइंटिस्ट ने अभी तक ऐसी दवा विकसित नहीं की है जो विशेष रूप से सेप्सिस के साथ देखी जाने वाली एग्रेसिव इम्यून रिस्पॉन्स को लक्षित करती हो। Research shows that rapid, effective sepsis treatment includes एंटीबायोटिक देना, ऑर्गन में ब्लड फ्लो बनाए रखना, इन्फेक्शन के सोर्स का इलाज करना। डॉक्टर और नर्स जल्द से जल्द एंटीबायोटिक के साथ सेप्सिस का इलाज करते हैं। कई रोगियों को ऑर्गन में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन और इंट्रावीनस फ्लूइड प्राप्त होते हैं। अन्य प्रकार के उपचार, जैसे कि किडनी डायलाइसिस या मशीन से सांस लेने में सहायता करना आवश्यक हो सकता है। कभी-कभी इन्फेक्शन से टिश्यू डैमेज को हटाने के लिए सर्जरी होती है। शुरू करने के लिए 1 लीटर क्रिस्टलॉइड बोलस और 1 घंटे में 30 ml kg लक्ष्य दें। क्लिनिकल रिस्पॉन्स के आधार पर 500 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर वृद्धि में अधिक फ्लूइड्स दें। पहले घंटे में प्रारंभिक फ्लूइड्स की अनुशंसित लक्ष्य मात्रा 30 ml किग्रा है। इसके बाद सुधार होने पर रखरखाव फ्लूइड, अन्यथा बोलस थेरेपी जारी रखें। हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर या रिनल फेलियर का इतिहास द्रव पुनर्जीवन के लिए एक निषेध नहीं है। इन रोगियों को इंट्रावास्क्यूलर वॉल्यूम स्टेटस के अधिक लगातार पुनर्मूल्यांकन के साथ कम कुल फ्लूइड या स्मॉल बोलस की आवश्यकता हो सकती है। प्रारंभिक पुनर्जीवन के लिए पर्याप्त लार्ज पेरिफेरल इंट्रावीनस पहुंच का उपयोग करने से तेजी से फ्लूइड पहुंचाने की क्षमता के कारण सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन की आवश्यकता को रोका जा सकता है। डायाफ्राम के ऊपर एक सेंट्रल वीनस कैथेटर ऑप्टिमल है, जो जरूरत पड़ने पर वीनस प्रेशर या ऑक्सीजनेशन मूल्यांकन की अनुमति देता है। 0.9% सलाइन या बैलेंस्ड प्लाज्मा सॉल्यूशन, प्लाज्मालाइट और रिंगर्स समान रूप से प्रभावी हैं, यह पहचानते हुए कि सलाइन की उच्च मात्रा एसिडोसिस और गुर्दे की शिथिलता को प्रेरित कर सकती है। केवल शॉक थेरेपी के लिए कोलॉइड सॉल्यूशन या ब्लड प्रोडक्ट की कोई नियमित भूमिका नहीं है। HgB7-GDL या उससे कम वाले लोगों के लिए रेड सेल ट्रांसफ्यूजन पर विचार करें। फ्लूइड और वाजोप्रेसर थेरेपी में देरी न करें। सेप्टिक शॉक के रोगियों का शीघ्र पुनर्जीवन अधिक तेजी से समाधान और इम्प्रूव्ड सर्वाइवल रेट से जुड़ा है। वेजोप्रेसर्स, फिजिशियन उन रोगियों को वाजोप्रेसर लिखते हैं जो शॉक में हैं और जिनका बीपी खतरनाक रूप से कम हो गया है। वाजोप्रेसर ब्लड वेसल को संकुचित या कसकर कार्य करते हैं, जिससे बीपी बढ़ जाता है। गेट इन्फेक्टिव सोर्स कल्चर्स क्विकली। एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले उचित कल्चर प्राप्त करें, लेकिन केवल इस कार्य को पूरा करने के लिए एंटीबायोटिक प्रशासन में देरी न करें। यूरिन और ब्लड कल्चर आमतौर पर और आसानी से प्राप्त की जाती हैं।
माइक्रोबायोलॉजिकल नमूने बाद में एंटीबायोटिक दवाओं की टेलरिंग की अनुमति देते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की पहचान को अनुकूलित करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं से पहले कम से कम 2 रक्त संस्कृतियों को प्राप्त करें, लेकिन एंटीबायोटिक प्रशासन में देरी न करें। कल्चर अन्य साइट्स, टिश्यू या फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बूंस, रेस्पिरेटोरी सिक्रीशंस जो इन्फेक्शन का सोर्स हो सकते हैं, ये जल्दी से स्टेरिलाइज नहीं होते हैं और एंटीबायोटिक दिए जाने पर इनका नमूना लिया जा सकता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पर्याप्त सॉफ्ट टिश्यू और रेस्पिरेटोरी सैंपल प्राप्त करना अक्सर कठिन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, सी रिएक्टिव प्रोटीन और प्रोकैल्सिटोनिन के लिए सरगेट टेस्ट अक्सर एलिवेटेड लेवल दिखाते हैं, लेकिन वर्तमान में सेप्सिस या सेप्टिक शॉक वाले अडल्ट पेशेंट में इमरजेंसी डिपार्टमेंट की देखभाल को प्रभावी ढंग से निर्देशित नहीं कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जल्दी दें। प्रारंभिक उपयुक्त एंटीबायोटिक्स दें, आदर्श रूप से मान्यता के पहले घंटे के भीतर। उपयुक्त एंटीबायोटिक दवाओं में देरी से मृत्यु दर बढ़ सकती है। विशिष्ट प्रकार के संक्रमणों के लिए संदिग्ध साइट और स्थानीय पैटर्न और साक्ष्य आधारित दिशानिर्देशों के आधार पर चुनें। एंटीफंगल सहित व्यापक रोगाणुरोधी चिकित्सा इम्यूनोसप्रेशन या न्यूट्रोपीनिया वाले रोगियों में मदद कर सकती है। यदि संभव हो तो इन्फेक्शन कंट्रोल का सोर्स प्राप्त करें। यदि इन्फेक्शन के सोर्स के रूप में संदेह हो तो इंट्रावास्कुलर डिवाइस को हटाने पर विचार करें। सोर्स कंट्रोल के लिए आवश्यक होने पर उचित परामर्श, सर्जिकल या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्राप्त करें। रीमेजर लैक्टेट प्रगति का आकलन करने में मदद करने के लिए प्रारंभिक असामान्य लैक्टेट वाले रोगियों में पुनर्जीवन शुरू करने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे बहुत जल्द मदद नहीं करता है। रीमेजर लैक्टेट हाइपोटेंशन की अनुपस्थिति में भी ऊंचे लैक्टेट का बने रहना खराब परिणामों से जुड़ा है। ऑनगोइंग रिससिटेशन इज ऑप्टिमल। यदि लैक्टेट को शुरू में ऊंचा किया गया था तो प्राथमिक लक्ष्य कम से कम 10% की सापेक्ष लैक्टेट निकासी की उपलब्धि होना चाहिए। एपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन या बड़ी मात्रा में लैक्टेटेड रिंगर का समाधान निकासी को खराब कर सकता है और पुनर्मूल्यांकन में बाधा डाल सकता है। रिएसेस आफ्टर बोलसस वॉल्यूम थेरेपी से पर्याप्त द्रव पुनर्जीवन या किसी भी जटिलता के संकेतों की तलाश करें। कोई एकल आदर्श कुल द्रव लक्ष्य नहीं है, लेकिन आमतौर पर पहले 6 घंटों के दौरान कुल 4 क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन के 4 से 6 लीटर्स की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक अनुमापित लेकिन आक्रामक द्रव पुनर्जीवन चिकित्सा प्रदान करने या पुनर्मूल्यांकन करने की किसी भी विशिष्ट निर्धारित विधि से अधिक महत्वपूर्ण है। पुनर्जीवन पर्याप्तता का आकलन करने के लिए एक से अधिक तरीकों का उपयोग करना सबसे अच्छा है। इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम या फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस को मापने के तरीकों में निम्नलिखित शामिल हैं। बेडसाइड वाइटल साइन असेसमेंट, शॉक इंडेक्स सहित और छिड़काव और मात्रा की स्थिति का आकलन करने के लिए नैदानिक परीक्षा या निम्नलिखित में से कोई दो है। वॉल्यूम प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए पैसिव लेग रेजेस, पल्स प्रेशर वेरिएशन 13% इफ आर्टेरियल लाइन प्लेस्ड या हार्ट रेट वेरिएबिलिटी या अल्ट्रासाउंड असेसमेंट ऑफ वास्क्यूलर फिलिंग या स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन या सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजरमेंट किसी प्रवृत्ति को पहचानते समय लक्ष्य 8-12 mmHg एक निरपेक्ष मान से अधिक महत्वपूर्ण है या सेंट्रल वीनस ऑक्सीमेट्री लक्ष्य 70% या यदि शुरुआत में सीरम लैक्टेट स्तर ऊंचा हो तो उसे दोहराएं। यदि पुनर्जीवन पर्याप्त है तो 1 से 2 घंटे में 10% या उससे अधिक की गिरावट होनी चाहिए। फिर से फ्लूइड और वाजोप्रेसर थेरेपी में देरी न करें। सेप्टिक शॉक के रोगियों का शीघ्र पुनर्जीवन अधिक तेजी से समाधान और बेहतर जीवित रहने की दर से जुड़ा है। रिपीट वाइटल साइंस, चेक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, शॉक इंडेक्स, लुक फॉर चेंजेस, मॉनिटर पेशेंट रिस्पॉन्स।
Titrate further fluids presses to patient response. वेज़ोप्रेसर्स की अक्सर आवश्यकता होती है। चल रहे हाइपोटेंशन का पता लगाएं। फ्लूइड रिससिटेशन के बाद गहन या चल रहे हाइपोटेंशन वाले रोगियों में या जिनके पास वॉल्यूम ओवरलोड और साइन शॉक हैं, वे 65 mmHg के औसत आर्टेरियल प्रेशर को लक्षित करते हुए कंटिन्यूअस 4 नॉरपाइनफ्राइन का उपयोग करते हैं। सेंट्रल वीनस पहुंच सिक्योर्ड होने तक अल्पावधि के लिए चिकित्सा शुरू करने के लिए एक वेल सिक्योर्ड लार्ज बोर पेरिफेरल कैथेटर का उपयोग किया जा सकता है। एपिनेफ्राइन एक विकल्प है, लेकिन इसमें नॉरपाइनफ्राइन की तुलना में अधिक जटिलताएं और कम प्रभाव हो सकता है। हायर ब्लड प्रेशर टारगेट मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 mmHg बेहतर परिणाम प्रदान नहीं करते हैं। अतिरिक्त संभावित उपचार। चूंकि सभी रोगी अलग अलग हैं और सेप्सिस के कारण कई हैं, इसलिए प्रत्येक उपलब्ध उपचार प्रत्येक रोगी के लिए सही नहीं है। यह जानने के लिए कि आपको या आपके प्रियजन को क्या उपचार दिया जा रहा है और क्यों, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें। यहाँ उपचार और दवाएं दी जा सकती हैं जो सेप्सिस वाले रोगी को दी जा सकती हैं या जो सेप्टिक शॉक में हैं। आर्टेरियल लाइंस निगरानी और देखभाल प्रदान करने में सहायता के लिए एक आर्टेरियल लाइन डाली जा सकती है। आर्टेरियल लाइन आमतौर पर केवल इंटेंसिव केयर यूनिट में ही देखी जाती हैं। इनका उपयोग फ्लूइड या मेडिसिन देने के लिए नहीं, बल्कि वेन के बजाय आर्टरी से ब्लड सैंपल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इंटेंसिव केयर स्टाफ आर्टेरियल लाइन के माध्यम से रक्तचाप की निगरानी भी कर सकते हैं। सेंट्रल वीनस कैथेटर अक्सर इंटेंसिव केयर यूनिट में रोगी में सेंट्रल वीनस कैथेटर सेंट्रल लाइन डालना आसान होता है, क्योंकि यह फ्लूइड और एंटीबायोटिक देना आसान बनाता है। 4 में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। हालांकि डॉक्टर को पता नहीं क्यों कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कुछ रोगियों के लिए काम करते हैं जिन्हें सेप्सिस होता है और दूसरों को नहीं, वे सहायक हो सकते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने और इम्यून सिस्टम को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे यह लेस एक्टिव हो जाता है। किडनी डायलाइसिस को रिनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहा जाता है, यदि किडनी ब्लड फिल्टर नहीं कर सकती है जैसा कि उन्हें करना चाहिए तो डायलाइसिस आवश्यक हो सकता है। किडनी की मुख्य भूमिका ब्लड से टॉक्सिन को फिल्टर करना है। मैकेनिकल वेंटिलेशन। जिन मरीजों को गंभीर सेप्सिस हो गया है या सेप्टिक शॉक में चले गए हैं, उन्हें सांस लेने में मदद की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि वे अब अकेले ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें इंटुबैट किया जाएगा और ट्यूब को वेंटिलेटर से जोड़ा जाएगा। ऑक्सीजन। मरीजों को आमतौर पर मैकेनिकल वेंटिलेटर, मास्क या नेजल कैन्यूला द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शरीर के सिस्टम में पर्याप्त ऑक्सीजन है। प्री सेप्टेम्बर टीएम कैथेटर। इस प्रकार के कैथेटर को हृदय में लौटने वाले रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी करके इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू स्टाफ की मदद के लिए विकसित किया गया था। फुफ्फुसीय धमनी कैथेटर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। इस प्रकार के कैथेटर को फुफ्फुसीय पल्मोनरी धमनी में डाला जाता है, रक्त वाहिका जो हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाती है, जहां रक्त को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। पल्मोनरी का मतलब है कि कुछ फेफड़ों से संबंधित है।